बस आ ही गया क्रिकेट वर्ल्ड कप। और जब ये आता है तो हम भारतीयों के मन में एक झुरझुरी सी होती है। ये झुरझुरी नहीं होती तो भारत के गांव में 4 गांव वाले मिलकर एक छतरी के नीचे लोहे की तार नहीं बांधते सिर्फ इसलिए कि दूरदर्शन का नेटवर्क आ जाए और वो भारत और पाकिस्तान का मैच देख लें। ये झुरझुरी नहीं होती तो किसी भी बड़े मैच पर हिंदुस्तान के बड़े और छोटे शहरों की सड़कें वीरान नहीं होती। और ये झुरझुरी नहीं होती तो 90 के दशक में जो चमकीली नौकरियां भारत में आईं, मुक्त बाज़ार जब से हुआ, खुली बाज़ार की इकोनॉमी की ओर हम लोग बढ़े, तो उस नई बाज़ार के जो लाभार्थी थे, जो नई चमकीली नौकरियों के नौकरी पेशा लोग थे, वो अपने बॉस के सामने पेट दर्द का बहाना नहीं बनाते। ये सत्य है, इसको स्वीकारिए कि इस देश ने क्रिकेट से कुछ अतिरिक्त मोहब्बत की है। सबको एक ही खेल देखना था, सबको अब भी एक ही खेल देखना है। चूँकि क्रिकेट पर अपन बात कर रहे हैं और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है, तो इस मोहब्बत का सबसे बड़ा मरकज़ है क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो हर 4 साल में एक बार होता है। उसका समय अब आ चुका है, अक्टूबर में वो अब शुरू हो रहा है। कल से, जब हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल ये शुरू होने वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप। अभ्यास मैच चल रहे हैं अभी। चूँकि क्रिकेट वर्ल्ड कप नया आ गया है तो लल्लन टॉप एक नया क्रिकेट शो भी लेकर आया। बहुत समय से लल्लन टॉप के दर्शक ये चाहते थे। इस शो का नाम है लल्लन टॉप क्रिकेट शो। बेसिक, प्लेन, सिंपल, लेकिन बातें भी वैसी ही सरल, स्पष्ट और सरस जैसी हम लोग करते हैं। खुली बातें होंगी, बिना किसी लाग लपेट के होंगी, ओपिनियनेटेड बातें होंगी और किस्से सुनाए जाएंगे। इसमें बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी होंगे मेरे जैसे, जो खेल पत्रकार नहीं हैं लेकिन क्रिकेट से प्रेम करते हैं। बहुत सारे खेल पत्रकार होंगे, बहुत सारे ऑथर होंगे जो खेल पर लिखते रहते हैं, और उनसे अपन बात करेंगे। कई बार आप भी इसमें, आप दर्शकों में से भी किसी को मौका दिया जा सकता है। तो आज जो पहला एपिसोड हम लोग करने जा रहे हैं, उसके जो हमारे मेहमान हैं, मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं निखिल नाज। निखिल वेलकम। निखिल सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और निखिल ने 2007 वर्ल्ड कप से लगातार वर्ल्ड कप वो कवर कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग 2011 वर्ल्ड कप के किस्सों पे बात कर रहे थे। दशकों का खेल पत्रकारिता का अनुभव है। इनकी एक किताब है मिरेकल मैन 1983 वर्ल्ड कप पर। बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। आपके अलावा स्टूडियो से जो हमारे साथी हैं, संदीप सिन्हा, मेरे लल्लन टॉप के वरिष्ठ संपादकीय सहयोगी और जहाँ मैं बैठता हूँ मेरे पड़ोसी भी हैं। और ये आ नहीं रहे थे, ये थोड़ा हिचक रहे थे यहाँ आने के लिए, लेकिन इनको मैं खींचकर इसलिए लाया क्योंकि क्रिकेट के रेफरेंसेस के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है। ये कई बार बहुत सारी मामूली चीज़ें, बड़ी चीज़ें, बीच की चीज़ें भूल जाते हैं। दफ्तरी चीज़ें, मीटिंग्स में कमिट की गई चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन इन्हें ये याद है कि 2011 से लगातार फॉलो, 11, 15 और 19 में जो भारत के बड़े मैचेस थे उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था, किस बड़े मैच में किस भारतीय खिलाड़ी ने 50 मारी थी, सेंचुरी की थी, बड़ा वाला कैच किसका मिस हुआ था, ये भी। तो रेफरेंसेस के किंग हैं संदीप सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत। और वर्चुअली हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे अपने, जिन्हें हम फख्र से हमारा अपना कहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई। इस समय वो स्टूडियो में नहीं है। राजदीप अगर जी, आपने मुझे सीनियर जर्नलिस्ट कहा तो उनको डबल सीनियर जर्नलिस्ट कहना पड़ेगा। ये आपकी दुविधा है। राजदीप निखिल, देखिए मेरे बाल पक गए हैं। आपके बाल, या तो आप डाई लगाते हैं या तो आप मुझसे बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन हाँ, मैं 58 कंप्लीट हूँ, टायर्ड बट नॉट रिटायर्ड। और क्रिकेट का कोई रिटायरमेंट एज वैसे होता नहीं है। ये लल्लन टॉप के शो में हो सकता है कि क्रिकेट पर बात हो रही है पर अटल बिहारी वाजपेयी को कोट किया जा रहा है। क्रिकेट प्रेमी हैं राजदीप जी, अरसे से क्रिकेट देख रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अपन जैसे इनफॉर्मल बात करते हैं वैसे करेंगे, तो राजदीप जी ने कहा क्रिकेट पर घंटों अपन बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस आपको थोड़ी देर में किसी एक इवेंट में जाना है, तो हो सकता है आप बीच में निकल जाएं। पर जब तक आप हमारे साथ हैं राजदीप जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ। आप, पहली चीज़ ये है कि एक कंपैरिजन बहुत लगातार होता है 2011 के वर्ल्ड कप से की जो टीम थी हमारी, जो विनिंग टीम थी, 2014 और 19 से भी कंपैरिजन हो रहा है। बट अभी जो 2023 की टीम है, 2011 की वर्ल्ड कप की टीम से अगर इसकी तुलना करते हैं, पहली चीज़, डू यू थिंक इट इज़ फेयर कि कंपेयर किया जाए? क्या उसका एक सिग्निफिकेंस है स्पोर्ट्स के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से? दूसरा, अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसके मेजर टेक अवेज आपके हिसाब से क्या हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बुलाया। मैं ये भी कह दूं कि मैंने भी एक छोटी क्रिकेट की किताब लिखी है, डेमोक्रेसी इज 11।
द ग्रेट स्टोरी ऑफ इंडियन क्रिकेट, क्योंकि आजकल क्रिकेट का जमाना है। मैं वो हिंदी में भी आ गई है, तो मैं ना वो हिंदी में भी आ गई, तो मैं चाहता हूँ कुछ दर्शक हिंदी में या अंग्रेजी में जरूर पढ़ें, क्योंकि ये तो एक क्रिकेट का लव अफेयर है, आप कह सकते हैं पहला प्यार। तो वहीं से शुरू करते हैं। आपने कहा 2011 और 19। देखिए 2011 की जो टीम थी, मुझे लगता है उनकी खासियत ये थी कि एक मिश्रण था उसमें ओल्ड एंड न्यू ऑर्डर का। क्योंकि सचिन तेंदुलकर अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे 1992 से लगातार करीब 20 सालों तक वो वर्ल्ड कप तो खेल ही रहे थे। उनके साथ MS धोनी जो कप्तान थे, वो करीब 8-9 साल इंडिया के लिए खेल चुके थे। जहीर खान भी 10 साल से ज्यादा खेल चुके थे, युवराज सिंह खेल चुके थे, और दूसरी तरफ आपके पास वो यंगस्टर वीरेंद्र सहवाग खेल चुके थे, और एक यंगर टीम जो थी वो एक तरह से विराट कोहली एक यंग जनरेशन के एक प्रतीक थे, R अश्विन पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे थे। तो आपने वो ओल्ड और यंग ऑर्डर को साथ लाया, और धोनी मुझे लगता है की फैक्टर थे, क्योंकि आप देखिए उस वर्ल्ड कप के पहले कई सवाल उठे थे कि जिस तरह से सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, इनको सब धीरे धीरे वनडे टीम से हटाया गया, ये कहा गया, और इसमें ये भी आरोप था कि इसमें धोनी जी का हाथ था। लेकिन मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी का क्लियर प्लान था, और वो 3-4 साल से वो गैरी कर्स्टन के साथ बैठकर एक प्लान बना रहे थे कि कौन सी वो टीम हो सकती है जो इंडियन कंडीशंस में, भारतीय कंडीशंस में वर्ल्ड कप जिता सकती है। ये उस टीम की खासियत थी, मुझे लगता है एक प्लानिंग बनी थी। इस बार मुझे लगता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार हमारी प्लानिंग नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेरिमेंटेशन मैंने देखा है पिछले 1-2 सालों में, खास करके बैटिंग ऑर्डर क्या होनी चाहिए, कौन कहां रहेगा। एक बात तो है, और एक हम अगर कंपेयर करें तो इस टीम में भी 1-2 ऐसे प्लेयर आए हैं जो एक्स फैक्टर के नए जनरेशन के हैं, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज। ये दो जो है पहले युवा क्रिकेटर है, पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इनमें एक्स फैक्टर है। उनके साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर है जिनका बहुत अनुभव है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक्स फैक्टर, और वर्ल्ड कप में आपको एक्स फैक्टर चाहिए, वो क्रिकेटर जो अपने आप कहीं ना कहीं मैच बदल सकता है, उसमें मेरे सामने 3 नाम आते हैं। एक है सूर्य कुमार यादव, जिनका वनडे फॉर्म अभी तक उस लेवल पर नहीं आया जितना T20, लेकिन जब भी मैं सूर्या को देखता हूं, और मैं कहानी बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि सूर्य कुमार यादव मेरे मुंबई के क्लब के लिए 5 साल खेलते थे। हमारी इतनी कोई अच्छी टीम नहीं थी, लेकिन बॉम्बे जिमखाना के लिए वो कुछ मैच खेले, और जब सूर्य कुमार ने पहली बार इंडिया के लिए कुछ रन बनाए तो हमारे क्लब के लोग बड़े खुश हो गए। कहा देखिए सूर्य कुमार तो 5 साल पहले हमारे साथ खेलता था, अब किस लेवल पर आ गया है। और उस समय सूर्य कुमार को मैंने जब नेट्स में देखा था, पारसी जिमखाना के नेट्स हो रहे थे, वो मैं गया था वहां, वो लगातार रिवर्स स्वीप फास्ट बॉलर्स को, आप उसे लिवर स्वीप कहिए या जो भी वो लैप शॉट कहिए, पर वो जिस तरह से वहां हेलमेट के साथ उस पिच पर, क्योंकि हमारे जो मैदान के पिच होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते जितने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के होते हैं, लेकिन उसने लगातार आधे घंटे के लिए मैंने देखा सूर्या वाज ओनली परफेक्टिंग दिस, ये जो उनका रिवर्स स्वीप कहिए, लैप शॉट टू फास्ट बॉलर्स। अब ये सूर्य कुमार की एक खासियत है, ये अगर ये मैच 15 ओवर भी खेल ले, ये मैच बदल सकता है, ऐसा क्रिकेटर है। दूसरा क्रिकेटर मैं कहूंगा जिसपे ये क्वालिटी है कि वो मैच बदल सकता है, वो है जसप्रीत बुमराह। जब तक आपके पास बुमराह है, वो एक ऐसा खिलाड़ी है, वो बिल्कुल अपने स्लोअर बॉल, अपने रेंज से किसी भी बैटिंग लाइनअप को ट्रबल कर सकता है। ये दूसरा क्रिकेटर है। और तीसरा मुझे लगता है, आई रियली एम अ ग्रेट फैन इन अ वे ऑफ हार्दिक पांड्या। मैं जानता हूं कि अभी तक हार्दिक पांड्या ने शायद एक वर्ल्ड कप हमें नहीं जीता है, पर उसमें है देयर इज ऑलमोस्ट अ टच ऑफ द वेस्ट इंडियन, और मैं बड़ा वेस्ट इंडियन क्रिकेट का बड़ा फैन हूं, और मुझे बहुत दुख है कि वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप में नहीं है, क्योंकि जब आप वेस्ट इंडियन क्रिकेटर को देख, जी ऐसा हार्दिक का भी दावा है, वो एक वेस्ट इंडियन आउटलुक से, उसके पर्सोना से बड़े प्रभावित हैं। वो एक इंटरव्यू जी बिल्कुल, और ये जो वेस्ट इंडियन आउटलुक है ना, ये फियरलेस होता है, इसमें कोई डर नहीं है। जब मैं हार्दिक को देखता हूं, शायद देखिए वेस्ट इंडियन की बात होती है तो
हम कभी कभी बात करते हैं रम और कोक कि रम के साथ वो लोग क्राउड में बैठकर, और मैं आपको बताऊं मैंने 83 का वर्ल्ड कप देखा था, निखिल ने उस पर किताब बड़ी अच्छी लिखी है, लेकिन मैं उस ग्राउंड पे था और मैं जहां बैठा था मेरे इर्द गिर्द वेस्ट इंडियन थे और वो फ्लास्क लेकर आए थे और मैं 18 साल का था, मुझे मालूम नहीं था कि वो फ्लास्क में रखा क्या है। तो उन्होंने अलग अलग फ्लास्क में अपना रम लेकर वो आए थे, पूरी तरह से दोपहर होते होते बिल्कुल वो डांस गाना जो है वो जो सीन्स थे ना, वो आज के क्रिकेट प्रेमी नहीं उनको देखने का मौका नहीं मिलेगा। तब इतनी वेस्ट इंडीज की टीम थी, तो उन क्रिकेटरों में वो एक अलग सा एक फियरलेस एटीट्यूड, किसी से डरते नहीं थे, विव रिचर्ड्स हो या उनके बड़े फास्ट बॉलर हो। लेकिन हार्दिक में वो दिखता हूं, अगर ये तीन क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ कंबाइन करके, ऑफ कोर्स विराट और रोहित तो है ही, लेकिन आपको वो कॉम्बिनेशन चाहिए। 2011 का वर्ल्ड कप देखिए, हर मैच में कोई नया प्लेयर आके हमें मैच जिताता है। मैं ध्यान दूंगा आपका सुरेश रैना, बहुत लोग कम सुरेश रैना की बात करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच उस वर्ल्ड कप का था, मुझे लगता है क्वार्टर फाइनल, उसमें सुरेश रैना आगे आए। युवराज सिंह तो स्टार ही थे, लेकिन हर मैच में कोई एक नया क्रिकेटर, फाइनल में गौतम गंभीर, यहीं पे एक बात मैं तो बस ये जो क्वालिटी है जी, ये मुझे लगता है 2011 की टीम में थी, क्या 2023 के टीम में वही क्वालिटी रहेगी, इस पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों के बारे में हम शायद अभी बात करेंगे, क्योंकि वर्चुअली हमारे साथ एक और मेहमान अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, भरत सुंदरेशन, और उन्होंने सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी दोनों पर किताबें लिखी हुई हैं, उनके लेख हम पढ़ते रहते हैं। थोड़ी देर में वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। लेकिन 3 खिलाड़ियों के नाम निखिल जी, राजदीप जी ने बताए हैं, जिनमें वो समझते हैं कि एक्स फैक्टर है। शुभमन गिल, बुमराह, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। जी, सूर्य कुमार यादव। हार्दिक आपने पसंद अपनी बताई है। आपको लगता है कि ये, मतलब, चूंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव की जगह प्लेइंग 11 में अभी पक्की नहीं। उन्होंने अभी हाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए एक मैच में जौहर जरूर दिखाया, पर ओडीआई में कोई रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं है। मैं शायद सूर्य कुमार यादव का सबसे बड़ा सपोर्टर था जब उन्हें लोग कहते थे, उनकी एवरेजेस निकालते थे कि 28 की एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में, 22 के करीब ओडीआई मैचेस खेले, तो आप उन्हें कैसे ओडीआई टीम में रख सकते थे। तो मैं उनको काफ़ी समर्थन देता था, क्योंकि जैसे राजदीप ने कहा वो एक एक्स फैक्टर प्लेयर थे, वो मैच बदलना चाहते थे। लेकिन हाल ही अभी मैं एशिया कप कवर करने गया और मैंने एक जो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ देखी, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनको कुछ मैचेस खेलने का मौका मिला था जब वो वेस्ट इंडीज़ में थे। एक चीज़ मुझे नज़र आई है जिससे मेरा थोड़ा जो भरोसा है सूर्य कुमार यादव पर, वो डगमगाया है। पहली बात, मुझे नहीं लगता उनको 11 में जगह मिलेगी। मैं मानता हूँ वो एक्स फैक्टर है, लेकिन वो एक्स फैक्टर है T20 में, और मैं ये नहीं कहता कि उनमें टैलेंट की कोई कमी है। वो जो शॉट्स खेल सकते हैं, राजदीप ने उनके बारे में बात भी करी, वो लैप शॉट खेले या पीछे, मतलब थर्ड मैन फाइन लेग पे छक्का मारना बड़ी बात होती थी, वो कीपर के पीछे छक्का मारते हैं, जो इससे पहले शायद हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखा नहीं था। वो सारे उनके पास शॉट्स हैं। परेशानी आती है माइंडसेट को लेकर, और माइंडसेट को लेकर परेशानी ये है कि उनके पास 2 गियर मुझे नज़र आई। और अगर आपको अच्छी गाड़ी चलानी है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए हर स्पीड पे आपको एक गियर पे गाड़ी को रखना है। अगर आप सही गियर पे गाड़ी नहीं रखेंगे तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत कम हो जाती है। तो उनके साथ परेशानी क्या आई, जो T20 क्रिकेट की जो लत है ना, वो लगी। वो क्या होता है, T20 क्रिकेट में आप 1-2 डॉट बॉल अगर खेलते हैं तो आप पे प्रेशर आता है, और आपको प्री मेडिटेट करके एक शॉट खेलना पड़ता है। प्रेशर रिलीज करने के लिए आपको बाउंड्री चाहिए। तो वो क्या करते हैं, T20 क्रिकेट की देन है जिसमें वो बहुत बेहतर हुए हैं। आप अगर सूर्य कुमार यादव को याद करिए, वो IPL लगातार खेलते आए हैं कई साल से, वो IPL विनर भी बने थे, लेकिन वो वन ऑफ द मेनी प्लेयर हुआ करते थे। अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स के सूर्य कुमार यादव वो वन ऑफ द मेनी प्लेयर होते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने बैठा, इसके बारे में विचार किया, सोचा कि नहीं, मुझे उस लेवल पे जाना है तो अपने खेल को बदलना पड़ेगा। उन्होंने उस खेल को बदला, और अब वो T20 के शायद सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। लेकिन उसका नुकसान आपको कहां हुआ है, उनके अदर फॉर्मेट पे असर पड़ा है। ये सूर्य कुमार यादव लोग नहीं जानते, मुंबई रणजी टीम के कप्तान हुआ करते थे। ये 4 दिन का क्रिकेट भी खेलते थे, अच्छी खासी पारियां खेलते थे, लेकिन अब वो वैसे खिलाड़ी नहीं रहे, क्योंकि आपने एक फॉर्मेट में अपने आप को इस मुकाम पे ले गए हैं। उसका नुकसान कहीं ना कहीं होगा। उसका नुकसान हुआ है T20 ODI में। तो मैं वही लेके जाता हूं, ODI क्रिकेट में क्या होता है, आपको कभी प्रेशर नहीं लेना होता। अगर आपने एक ओवर में
4 डॉट बॉल भी खेली। अब विराट कोहली के देखिए क्यों है वो महान ओडीआई प्लेयर, वो 4 डॉट बॉल भी खेलेंगे, वो अगले ओवर में सिंगल डबल लेके 6 रन निकालेंगे, 7 निकालेंगे। अगर एक फेज आया, और ओडीआई क्रिकेट में फेजेस लंबे होते हैं, अगर 7, 8, 9 ओवर का भी फेज आया कि आप बाउंड्री नहीं मार पा रहे, उनमें वो धैर्य है, वो पेशेंस है कि मैं रुकूंगा, मैं वो बाउंड्री अपनी कवर करूंगा। सूर्य कुमार यादव में वो धैर्य नहीं है, तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो मैन्युफैक्चर प्री डिटर्मिन्ड शॉट जो आप T20 क्रिकेट में खेलते हो, क्योंकि T20 क्रिकेट की नीड है, वो ओडीआई क्रिकेट में करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, आप या तो फर्स्ट गियर में है, ब्लॉक कर रहे हैं, अच्छा डिफेंड कर रहे हैं अच्छी गेंद को, या आप छठे गियर में है जहां आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्री डिटर्मिन कर रहे हो कि मैंने लैप शॉट मारना ही मारना है। वो T20 में चलता है क्योंकि आप 30-40 रन बनाते हो। ओडीआई में आपको पहले गियर में भी खेलना है अगर अच्छी गेंदबाजी है, तीसरा, चौथा, पांचवा गियर चाहिए जिसमें आप सिंगल डबल की गेम करोगे, और सिर्फ 1 ओवर के लिए नहीं, 10 ओवर का फेज भी आप वैसा कर सकते हो। वो चीज की कमी मुझे अब नजर आई, काफी बारीकी से मैं देख रहा हूं सूर्य कुमार यादव को, ये चीज उनके खेल में नहीं आ पा रही है। उन्होंने वेस्ट इंडीज दौरे में कहा मैं इसमें बदलाव लाऊंगा, माइंडसेट की चीज है, मैं बदलूंगा, लेकिन मैंने उसके बाद 7-8 वनडे देखे हैं, उसमें वो बदलाव नहीं आया। आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में वो बात करें, वो जो पारी आई, वो क्यों आई, वो सिचुएशन T20 वाली सिचुएशन थी, वो आए तब जब वही जरूरत थी, उन्होंने वही अंदाज में खेला, प्री डिटर्मिन शॉट खेले, लैप शॉट खेला, पीछे छक्का मारा, अपने रन बनाए। जब एक मैच आया, तीसरा वाला मैच जहां आपको लंबी पारी खेलनी थी, आप उस सिचुएशन में आए जो अगर आप नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे हो, कई बार आपको करना पड़ेगा। जब वो सिचुएशन आएगी, क्योंकि उनकी गाड़ी में फर्स्ट और 6th गियर ही है, वो गियर नंबर 3-4 मिसिंग है, और मेरे को लग नहीं रहा वो बदलाव होगा, इसलिए मैं सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 पे भी बात करेंगे तो थोड़ा सा और कंपैरेटिव बातचीत भी हो सकेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात अपन इसमें देखें, जो तमाम भारत के पॉजिटिव हैं उसमें संदीप जी, एक पॉजिटिव ये तो है कि हार्दिक पांड्या अब बेहतर गेंदबाज दिख रहे हैं पिछले कुछ समय से। उनकी गेंदों में वो शेप दिखने लगी है, कुछ एक बार छोटे टीमों के सामने उन्होंने ओपन भी किया है, समय पे विकेट ले लेते हैं, पर बल्लेबाजी को लेकर अभी फिनिशर वाला कॉन्फिडेंस उनके साथ भी नहीं आया है। अग्री करते हैं आप इस बात से कि वो हैं एक्स फैक्टर, या वो फिनिशर वाला रोल जो सुरेश रैना निभाते थे 2011 के वर्ल्ड कप में, 2023 में वो जगह अभी भी मिसिंग? नहीं, वो बात तो बहुत आगे चली गई, हम टीम के पूरे स्ट्रक्चर की चर्चा करें प्लेइंग लेवल पर। मुझे आपके ओपनिंग वाली लाइन अभी तक याद रही। आपने बोला वो झुरझुरी होती थी जब डीडी का एंटीना पे वो लगा रहा, तो जो जनरेशन हमारा वीडियो देखने वाला है ना, उसे इसका एहसास नहीं होगा। उसको एहसास होगा केबल ऑपरेटर वाला, सुबह सुबह केबल ऑपरेटर को याद करना फोन करके कि भाई कनेक्शन क्यों नहीं आ रहा। केबल ऑपरेटर भी नहीं, अब तो फोन पे ही देखते हैं, या फिर आप इंटरनेट ऑपरेटर के जरिए देखते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, फेमस स्टोरी तो इससे ये है, मैं तो मैच लाइव देख रहा था 83 की जो फाइनल इंडिया वेस्ट इंडीज की, यहां तो सब लोग देख रहे थे टीवी पर, और क्या हुआ, बीच में दूरदर्शन का सिग्नल चला गया। तो मेरे दोस्त क्या कर रहे थे, ईसी का टीवी हुआ करता था, वो उसको आपको उसको मारना पड़ता था, या तो आप ऊपर जाके वो सिग्नल देखते कि सिग्नल में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरे दोस्त बार बार मार रहे थे, क्योंकि क्या हुआ था, वो सिग्नल चला गया था, उनको लगा कुछ अगर हम उस टीवी को मारते रहे तो सिग्नल वापस आएगा। और उस बीच मोहम्मद रफी वगैरह के गाने लोगों के सामने आ रहे थे। वहां कपिल देव कैच ले रहे हैं विव रिचर्ड्स का, जिसने मैच को बदल दिया। यहां मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, टीवी को एक तरह से मार रहे हैं, इसी का पुराना टीवी, कि यार ये टीवी तो चल जाए, ये कहां मोहम्मद रफी के गाने चला रहे हो, हमको क्रिकेट देखनी है। वहां से आज तक हम आ गए। सर ने वो सही बात कही, मतलब वो हमारा जनरेशन नहीं होता कि सुबह सुबह केबल ऑपरेटर को भाई मेरे क्या कर रहा है, कहाँ है, लाइन क्यों नहीं आ रहा है। तो वो मतलब अपने सुबह सुबह सामने वाले के रिश्तेदारों को याद करने लगा, भाई क्या मजाक बना रखा है तुमने हमारे क्रिकेट का। फिर फिलहाल आते हैं, तो आपने जो सवाल किया कि हार्दिक पांड्या का, हार्दिक पांड्या एज अ फिनिशर क्या अभी भी कंसर्न? फिनिशर देखिए, अभी क्या है ना, हार्दिक पांड्या को इस टीम में आपने क्यों रखा है कि एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज दोनों का मिक्स है। आप एक तरफ लीन कर सकते हैं कि बैटिंग ऑलराउंडर है जो गेंदबाजी कर सकता है, पर पांड्या के साथ आपको एक जो बेनिफिट मिलता है वो आपका स्पिनर ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास वो फास्टर ऑलराउंडर है। और वो सबसे बड़ी चीज है कि वो आईपीएल में इतनी गेंदबाजी कर चुके हैं कि उन्हें जब रन तेजी से बना रहा है, कोई विपक्षी टीम तेजी से रन मार रहे हैं, तो कैसे स्लोअर बॉल फेंकना है, कैसे वो क्या कहते हैं, वो लाइन लेंथ वाली गेंदबाजी करनी है, तो वो हार्दिक को आती है। अब हार्दिक की गेंदबाजी में एक ही प्रॉब्लम थी, वो थी उनकी फिटनेस उनके साथ नहीं दे रही थी। ये बात रवि शास्त्री जो उनके कोच रह चुके हैं वो भी पब्लिक डोमेन में 2-3 बार बोल चुके हैं कि भाई 10 ओवर की गेंदबाजी हर मैच में एक्सपेक्ट करना हार्दिक से बहुत मुश्किल है। आप मतलब ज्यादा उम्मीद कर रहे हो, वो उसके फिटनेस में आता ही नहीं, फिट नहीं बैठता है।
तो वो दिक्कत हो रही है वहीं पे। तो हार्दिक अगर आपसे 4-5 ओवर की उम्मीद कर रहे हो हार्दिक पांड्या से, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं, हार्दिक पांड्या उतनी गेंदबाजी कर लेंगे, फिनिशर का काम कर सकते हैं। क्या वनडे मैचेस फिनिश कर सकते हैं हार्दिक पांड्या? फिलहाल मतलब अगर रीसेंट मेमोरी में देखें तो हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है अपने पास कि यार 500 मतलब 250 का टारगेट था, 80 रन फंसे हुए थे और 5 विकेट गिर गए तो हार्दिक ने मैच फिनिश कर दिया वनडे का। नहीं, रिसेंट मेमोरी में नहीं है। T20 में हाँ उन्होंने मैचेस फिनिश किए हैं, बड़े मतलब 220 के टारगेट वाले मैचेस फिनिश किए हैं। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में एक सिडनी में मैच था, उन्होंने आखिर में 2 छक्के लगातार मारे थे, बड़े लंबे लंबे छक्के उन्होंने लेंथ गेंद को मारा था। फिर आप इंग्लैंड चले जाओ, इंग्लैंड में भी एक 190 200 अराउंड 200 का टारगेट था, उस मैच में भी हार्दिक को मैंने इस तरह की पारी खेलते देखी है। पर वनडे में एक जो वो अपना जो फाइनल हम लोग पाकिस्तान से हार गए थे, जिसमें वो अकेले बचे थे जो रन मार रहे थे, बाकी सब 27 बढ़िया छक्के लगाए थे उसमें। बढ़िया छक्के लगाए थे, पर अब मैच फिनिश से तो काफी दूर थे ना, तो वो दिक्कत तो अभी भी है वनडे में हमारे पास। निखिल वैसे कोई भी फिनिश नहीं, पर अभी नहीं बॉस सुनो, हार्दिक पांड्या, मैं क्योंकि मैं फैन हूं, मैं कह रहा हूं जी। कि अभी देखिए कुछ ही दिनों पहले शायद निखिल वहां थे कोलंबो में, जब पाकिस्तान ने हमारे कितने 4 या 5 विकेट लिए थे 70-80 रन में, तब ईशान किशन और हार्दिक की पार्टनरशिप 100 की हुई थी। सही है कि नहीं? नहीं, निखिल भाई, वो पर सर पले आप में 250 तक ले गए स्कोर। पर आप चेस करते वक्त देखो ना सर, आपको ऐसा तो होगा नहीं कि आप हर मैच में ओपन करोगे, मतलब पहले बल्लेबाजी करोगे, आपको कई बार चेस भी करने पड़ेंगे ना। बात नहीं, देखिए ये फिनिशर जो है ना, ये रोल जो हम कहते हैं फिनिशर का रोल, ये फिनिशर का रोल तब आएगा जब आप एक चेस कर रहे हो और बड़ा स्कोर चेस कर रहे हो। मुझे लगता है हमारी टीम की वही एक दिक्कत है। मैं मानता हूं आपकी बात कि अगर विरोधी टीम 300 या 350 करे तो अगर हमें अच्छा स्टार्ट नहीं मिले तो क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हार्दिक पांड्या इज द काइंड ऑफ क्रिकेटर हु ऑन हिज डे कैन टर्न अ मैच। देखिए आपको वो क्रिकेटर की जरूरत पड़ेगी वर्ल्ड कप में, क्योंकि इस बार जो फॉर्मेट है आप हर टीम के लिए के साथ खेल रहे हो, यानी 9 मैचेस, उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल, तो कम से कम मुझे लगता है आपको 7-8 मैच तो जीतने पड़ेंगे। उस 1-2 ऐसे सिचुएशंस आने वाले हैं जहां आपको ये एक्स फैक्टर क्रिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी आपकी टीम, उसमें मैं समझता हूं हार्दिक अगर फॉर्म में है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक लगे हाथ राजदीप प्लेइंग 11 पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम उसी ओर बढ़ चुके हैं लगभग ये बात करते हुए। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, चौथे नंबर पर केएल राहुल फिक्स कर चुके हैं। 5वां है जो अभी तक फिक्स नहीं है, और मुझे आप लोग बारी बारी से प्लीज़ बताइएगा कि सूर्य कुमार यादव के आप फ़ैन हैं, पर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का दावा भी वहाँ मजबूत है। 6ठे पर हार्दिक फिक्स हैं, 7वें पर रविंद्र जडेजा आते हैं, 8वें पर आप किसी दिन शार्दुल को खिलाएंगे, किसी दिन शायद शमी को, निखिल बेहतर बताएंगे उसको, पर वहाँ पर भी 2 ऑप्शन हैं। 9वें नंबर पर कुलदीप यादव और रवि अश्विन का ऑप्शन अब आ गया। अगर आपको लगता है कि किसी विरोधी टीम में लेफ्ट हैंडर ज़्यादा हैं तो आप उस दिन अश्विन को मौका दे सकते हैं। अक्षर पटेल के चोटिल होने से अश्विन अंदर आ गए। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की जगह पक्की है। 5वें, 8वें और 9वें नंबर पर अभी शफल होना है। राजदीप, आपके हिसाब से किसको खिलाया जाए? पहला मैच ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में है, विकेट चेन्नई की थोड़ा तो टर्न होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास काफी लेफ्ट हैंडर है, तो मैं अश्विन को जरूर खिलाऊंगा। नंबर 8 में दोनों स्पिनर को खिलाऊंगा, अश्विन और कुलदीप यादव। कुलदीप का हमने जिक्र नहीं किया, ये भी एक एक्स फैक्टर प्लेयर है, और मुझे लगता है जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, मैं सोच रहा था एज अ बैट्समैन कुलदीप यादव को एक तो आपको पिक करना है, और दूसरा उनको ऑफ द विकेट और उनकी एक्यूरेसी को देखकर आई थिंक ही कैन बी एन एक्स फैक्टर। तो 8वें नंबर पर अश्विन, उनके साथ कुलदीप, 2 फास्ट बॉलर सिराज और बुमराह, तो ये हो गए 8 से 11, 7 तो जडेजा है। 5वां जो नंबर है आपको शुरुआत करनी पड़ेगी श्रेयस अय्यर के साथ। देखिए श्रेयस अय्यर की एक खूबी है, वो स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छा खेलते हैं। अब मैं मुंबई से हूं तो आप कहेंगे मेरा बायस मुंबई का है। हमारे मुंबई क्रिकेटर्स की एक खासियत अभी भी है, हमारे जो भी हम उस जमाने के शायद नहीं हो जो मेरे पिताजी के जमाने के क्रिकेट हुआ करते थे, लेकिन हम स्पिन बॉलिंग जानते हैं कैसा खेलना है। और श्रेयस जिस तरह से अपनी फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, ही कैन डिस्ट्रॉय स्पिनर्स। सो आई वुड पुट श्रेयस एट नंबर 5, क्योंकि आप देखेंगे ये वर्ल्ड कप ओवर नंबर 15 और 40 के बीच में बहुत क्रिटिकल रहेगा। आप केवल 1s और 2s के साथ आप नहीं जीत सकते, ये अब पावर गेम बन गई है। तो 15 और 40 ओवर के बीच में भी आपको अटैकिंग प्लेयर्स लगेंगे, उसमें मैं श्रेयस को लेता हूं। बाकी तो टीम वैसे की वैसे ही है, एंड आई हैव वेरी हाई होप्स ऑफ शुभमन गिल। मैंने बहुत कम ऐसे क्रिकेटर उस उम्र में देखे हैं
जो इस तरह की बैटिंग करते हैं। और अगर temperament शुभमन भी गिल जबरदस्त। चल जाए, सॉरी, टेम्परामेंट भी उनका बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त है, और बैकफुट फ्रंट फुट दोनों। और मैंने देखा उन्होंने अब पावर गेम बन गया। अब अगर शुभमन आज देखे और 2 साल पहले के शुभमन में देखे, वो कुछ वेट ट्रेनिंग कर रहा है। मैं देख रहा था, किसी ने मुझे कहा वो सबसे ज्यादा टाइम अब जिम में रहता है, सबसे पहले आता है जिम में और सबसे बाद निकल जाता है। एक पावर आ गई है उनके गेम में, तो पावर प्लस हिज टेक्निक, शुभमन गिल इज द रियल थिंग। विराट कोहली के बाद और रोहित के बाद अगर मैंने कोई रियल थिंग देखी है इंडियन बैटिंग में, दैट इज शुभमन गिल। मजा आता है उसको देखते। राजदीप सर, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, आप सहमत हैं इससे? आपने कहा, आप कहोगे कि मुंबई का बायस है, पर पंड्या के जितने बड़े फैन हैं, आपका बायस गुजरात तक है। नहीं, मैं तो वेस्ट इंडियन हूं बॉस, पश्चिम इंडिया का। उसमें गुजरात भी आता है, उसमें महाराष्ट्र भी। देखिए, बायस छोड़िए, जब क्रिकेट की बात आती है ना, और ये सबसे अच्छी बात है, मैं जो बदलाव इंडियन क्रिकेट में आया है, 71 में पहली बार हमने इंग्लैंड को हराया। मेरे फादर उस टीम में थे। मुझे लगता है उस 11 मेंबर टीम में 6 या 7 मुंबई के क्रिकेटर थे। 83 तक आइए, वर्ल्ड कप कपिल देव की टीम जीतती है। मुंबई के तब तक मुझे लगता है केवल 2 क्रिकेटर उस फाइनल में थे, संदीप पाटिल और सुनील गावस्कर। यानी क्रिकेट बाकी जगहों में फैल गया था, लेकिन शहरों में ज्यादा। 2011 का वर्ल्ड कप देखिए, करीब 5 या 6 जो लड़के हैं छोटे शहरों से आते हैं। जहीर खान भी वैसे श्रीरामपुर से आता है, मुनाफ पटेल भरूच से आता है। तो छोटे छोटे शहरों से 5 या 6 क्रिकेटर आते हैं। मैं कहता हूं बंटी बबली मोमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। और आप 2023 तक पहुंच जाइए और अब देखिए कहां से आ रहे हैं ये लड़के, क्या। एंड दैट इज आई थिंक द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टीम, कि वो अलग अलग जगहों से आकर एक इट इज नॉट। तो मेरा मुंबई बायस है। मैं समझता हूं हर जनरेशन में आपको एक मुंबई क्रिकेटर मिलेगा जो एक स्टार बन जाएगा। इसलिए मैं शायद सूर्य कुमार यादव की बड़ी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि आई नो निखिल जो कह रहा है सही है कि गियर शिफ्टिंग उसमें नहीं है। बट निखिल, अगर मैं अगर एक बड़ी मैच हो ना, सेमीफाइनल्स या फाइनल, मैं टेम्प्टेड हूंगा कि कहीं ना कहीं सूर्य के लिए जगह बना दूं, क्योंकि ऑपोजिशन डरती है। आप मेरी बात मानिए, मैंने किसी एक फॉरेन कमेंटेटर से बात की कुछ दिनों पहले। दे आर स्केर्ड ऑफ सूर्या, कि सूर्या चल जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो मुंबई का बायस है। श्रेयस इज ऑल्सो फ्रॉम मुंबई, नंबर 5 श्रेयस अय्यर डेफिनेटली। फर्स्ट मैच प्लेइंग 11 पे बात करें। मैं अभी भारतीय प्लेइंग 11 से पहले बताऊं, राजदीप ने कहा कि सिर्फ 2 ही मुंबई के खिलाड़ी थे 83 वर्ल्ड कप फाइनल में। 2 नहीं, 3 थे। वो अपने दोस्त बलविंदर सिंह संधू को भूल गए थे, वो भी मुंबई से आते हैं। वो तीसरे, अरे संधू, सॉरी, अरे बाप रे, वो मार देंगे मुझे। तीन थे। और हमारे 2 में भी थे, वेंगसरकर और शास्त्री, यानी टोटल वैसे 5 थे। हाँ, वेंगसरकर शास्त्री, क्योंकि वो 11 में नहीं थे 83 के फाइनल में, तो 3 थे मुंबई के खिलाड़ी। लेकिन क्योंकि आप बल्लू हैज बोल्ड द मोस्ट फेमस वर्ल्ड कप फाइनल बॉल। ग्रेनिज को उन्होंने आउट किया। वो पिच में क्रैक था या वो वाकई इन स्विंगर थी उनकी, वो तो अभी तक पता नहीं। लेकिन हाँ, आप इस 11 की तरफ आएंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन पे मैं 1-2 जगह डिसएग्री करूंगा। एक, जैसे आपने कहा अश्विन और कुलदीप के बीच एक चॉइस होनी चाहिए, मुझे लगता है उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है इस वक्त। जहां कुलदीप यादव हैं, वो वाइट बॉल क्रिकेट में शायद सबसे बेहतरीन स्पिनर हैं दुनिया के इस वक्त। तो उनके साथ तो किसी का कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको एक विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए, अभी हमने एशिया कप खत्म किया, वहां वो सारे मैचेस नहीं खेले, फिर भी वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनकर उभरे हैं। अश्विन ने तो बैकडोर एंट्री ली है भारतीय टीम में, तो अश्विन कुलदीप का कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 स्पिनर खेलेंगे तो एक तो जडेजा होंगे ही होंगे, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, वो ऑप्शन है। दूसरे स्पिनर आंख बंद करके कुलदीप यादव होने चाहिए। अश्विन कैन बी द 3rd स्पिनिंग ऑप्शन। अगर किसी पिच में आपको तीसरा स्पिनर चाहिए तो अश्विन की लड़ाई होगी शार्दुल ठाकुर के साथ उस 8वें पायदान पर। बैटिंग ऑर्डर में मैं, जैसे आपने कहा 4 या 5 को लेकर, नहीं, आप किसको लेंगे? नहीं, हु विल यू चूज फॉर द फर्स्ट गेम, अश्विन या शार्दुल? राजदीप, आप मेरे से पूछे तो मैं तो ना शार्दुल को लूं ना अश्विन को लूं। मैं अपने 3 सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स को लूं, जो है सिराज, जो है बुमराह, जो है मोहम्मद शमी। उसके पीछे कारण यह है कि जो आपकी 8 नंबर की पोजीशन है ना, वो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके ले रहे हैं। मैं उस पर थोड़ा अगर आपको विस्तार से बताऊं, क्या शार्दुल ठाकुर इस वक्त वन ऑफ योर बेस्ट बॉलर्स है वाइट बॉल क्रिकेट में? नहीं है वो।
अगर आप उनको सिर्फ बॉलिंग पे देखेंगे, क्योंकि बॉलिंग ऑर्डर आप उनको उस लिहाज में लेके आएंगे क्या 11 में वो नहीं है वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, आप उनको क्यों लाए? क्योंकि वो आपको थोड़ी बैटिंग देते हैं, लेकिन मुझे वो कॉम्प्रोमाइज लगता है। सेम विद अश्विन, क्या अश्विन आपके इंडिया में ही वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल स्पिनर है आफ्टर कुलदीप यादव? उसका जवाब नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। अश्विन पिछले कई साल से आपके व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि आपके बेटर व्हाइट बॉल स्पिनर युजवेंद्र चहल थे, आप रिकॉर्ड निकाल लें, पर आपने उनको स्क्वाड में क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो बैटिंग में कुछ ऑफर नहीं करते। आपने कहा आपको बैलेंस चाहिए, हमें बैटिंग भी चाहिए। अगर आप प्योरली एज अ बॉलर चुनेंगे तो ना तो शार्दुल ठाकुर आते हैं, ना रविचंद्रन अश्विन आते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। हम कई बार कंफ्यूज कर रहे हैं रेड बॉल परफॉर्मेंस को लेके। रेड बॉल में अश्विन इज अ सर्टिफाइड लेजेंड, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस बिलो पार रहा है, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो चाहे T20 हो। आप उनको सिर्फ इसलिए लेके आए हैं क्योंकि वो बैटिंग ऑफर करते हैं। अगर आप मुझे को बोले एक स्पिनर चुने बिटवीन युजवेंद्र चहल अश्विन ऑन व्हाइट बॉल क्रिकेट, आंख बंद करके युजवेंद्र चहल, आप उनको बाहर करते हैं क्योंकि आपको बैटिंग चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है 8 नंबर इज अ कॉम्प्रोमाइज। आप एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप बेस्ट प्लेयर को वहां नहीं खिला रहे। मेरे लिए बेस्ट बॉलर्स इज शमी का कोई इस वक्त जो उनका परफॉर्मेंस है, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। अभी जो आईपीएल खत्म हुआ है हाईएस्ट विकेट टेकर उसमें थे। सिराज आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर, दुनिया उनसे खौफ खाती है, होने चाहिए। बुमराह बैक टू फॉर्म, पूरी दुनिया उनसे डरती है जैसे स्काई से डरते हैं। तो अगर आपको बेस्ट बॉलिंग खिलानी है, आप अगर टीमों को डराना चाहते हैं, तो आप अपने 3 बेस्ट फास्ट बॉलर खिलाइए। हार्दिक एज योर बैकअप, 2 आपके स्पिनर कुलदीप जडेजा, ये आपका बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। आप हमेशा बैटिंग के लिए सोचते हैं मैं 300 रन या 320-30 बनाऊंगा। मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं कि आपके टॉप ऑर्डर 6-7 बल्लेबाज कर देंगे, 300 वो फिर भी लगाएंगे। आपके बॉलर अगर इतने अच्छे हुए तो वो टीमों को 300 के पार भी नहीं जाने देंगे अगर आप बेस्ट बॉलिंग खिलाओगे। ये मेरी चॉइस है क्योंकि राजदीप ने पूछा, लेकिन मुझे पता है टीम ये करेगी नहीं। 8 पे वो एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आएगा। अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक चेन्नई का हुआ, जो हम अक्सर कहते हैं होता है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि पिछले आईपीएल में आप जाए स्पिन फ्रेंडली ट्रैक मिला, लेकिन लास्ट आईपीएल देखें, सिर्फ जो अभी आपका आईपीएल हुआ है 2023 का, उसमें चेन्नई की पिच पूरी तरह से बदली हुई थी। चेन्नई की पिच वाज अ बैटिंग ट्रैक जहां ढेर सारे रन बनाए जा सकते हैं। हो सकता है वहां पे आप एक और फास्ट बॉलर खेलने हुए देखना चाहें, हो सकता है आप अश्विन को भी खिला सकते हो, होम ग्राउंड है, लेकिन 50-50 कॉल है, आप किसी के साथ भी पिचेस पे मैं बात करूंगा उसमें नहीं, क्योंकि 11 आपकी उसको बेसिस पे बनेगी, तो मतलब 50-50 कॉल है, आप किसी को भी खिला सकते हैं। मेरे लिए तो वो कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट है। बैटर मेरे आंख बंद करके श्रेयस अय्यर आपके 11 में आने चाहिए। हम बोलते हैं कि भारतीय टीम बहुत एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं। अगर आप 2 साल पहले भी मुझसे भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर बोलते ना कि क्या होगा, तो भी मैं आपको एग्जैक्ट यही बैटिंग ऑर्डर देता। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये आपके 5 हुए। छठा हार्दिक पांड्या, 7वां जडेजा। भारतीय टीम भी पिछले 2 साल से इन्हीं के साथ जा रही थी। अफसोस की बात यह है कि श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो जाते हैं, केएल राहुल इंजर्ड हो जाते हैं, तब आपकी परेशानी हुई। 2 साल भी पहले आपका यही 11 का मतलब यही 6 होते, आज भी आप इन्हीं 6 के साथ जा रहे हो। तो एक ये जो नैरेटिव है कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हम बहुत घबराए हुए, नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट। जो 2 साल पहले भी हमने यही 6 बनाए थे, वही 6 आज भी आपके टीम में बनेंगे। लकीली जो 2 खिलाड़ी इंजर्ड थे वो फिट हो जाते हैं और आपकी टीम में वापस आ जाते हैं। तो इनके साथ, और मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट को भी इन पे ही भरोसा है, ये आपके 6 होंगे। ना सूर्य कुमार यादव उसमें आ पाएंगे। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब आई नो कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक भी लेफ्ट हैंडर नहीं है, और टीम में एक बैलेंस के लिए एक लेफ्ट हैंडर। बट आप ये देखिए ना, ये सिर्फ मैचअप की बात है। आपके तो लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर भी नहीं है। जहीर खान के बारे में आप बात कर रहे हैं, हर टीम में एक अच्छा लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी, स्टार्क होंगे, बोल्ट होंगे, सब है। को तैयार हम कर रहे बट आप नहीं गए, आपने ऑफ स्पिनर भी नहीं रखा था। तो मैं कह रहा हूं टीम शायद इस नजरिए से देख ही नहीं रही कि हमको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए ही चाहिए बैटिंग ऑर्डर में, एक लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर चाहिए ही चाहिए, एक ऑफ स्पिनर चाहिए ही चाहिए। अगर ये सोच होती तो आप स्क्वाड भी इसी तरह से चुनते। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता टीम मैनेजमेंट की ये सोच है। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमारे 11 बेस्ट क्या हो सकते हैं, भले ही वो राइट हैंडर हो, लेफ्ट हैंडर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म चाइनामैन हो, ऑफ स्पिनर हो, जो भी हो, हम बेस्ट 11 को लेके जाएंगे। तो इसमें अफसोस मुझे ईशान किशन के लिए होता है, उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, उनको चांस मिला, लेकिन ये अब जो टीम बनेगी उसमें उन्हें बाहर बैठना डबल सेंचुरी मार के भी वो बाहर बैठे हुए हैं। हाँ, एक चीज़ है, और वो राजदीप जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजदीप जी अभी हैं हमारे साथ? हाँ, तो ये कि बिल्कुल है जी जैसे होम एडवांटेज की बात होती है, 2011 का वर्ल्ड कप भारत जीता, भारत में वर्ल्ड कप हुआ था,
2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वेन्यू शेयर कर रहे थे मैचेस के। 2019 में इंग्लैंड जीता और इंग्लैंड में ही मैचेस हो रहे थे, इसलिए लोग कह रहे हैं कि 2023 जो है भारत जीतेगा, भारत में मैचेस हो रहे हैं। ये जो होम एडवांटेज है, मैं थोड़ा इसको इसलिए समझना चाहता हूँ कि क्या ये एक्चुअली कोई चीज़ है या ये एक मिथ है, कंसीडरिंग कि हम इतना आईपीएल खेलते हैं, भारत के विदेश के बहुत सारे खिलाड़ियों के होम ग्राउंड अब भारत में है ना। चेन्नई से बहुत सारे, चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, कोलकाता से बहुत सारे खिलाड़ी। दूसरी बात यह कि भारत एक बहुत ही अलग अलग क्लाइमेट वाली जगह है और भारतीय टीम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाली है, 10 मैचेस 10 अलग अलग ग्राउंड पे, जहाँ अलग कहीं पर ओस पड़ेगी और शायद कहीं पर ना पड़े, कहीं पर तेज़ हवा भी हो सकती है, कहीं पर नहीं हो सकती हैं। उस लिहाज से क्या एक रियली एक होम एडवांटेज हमारे पास होगा, हम ये कह सकते हैं कि होम एडवांटेज नाम की चीज़ है और हमें मिलेगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिए, पहले तो इतिहास में जाते हैं। 75 से 2011 तक यानी 36 साल कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड पर जीती नहीं। यानी ऐसा लगा कि होम ग्राउंड यानी प्रेशर, और प्रेशर के होते हुए टीम जीतती नहीं थी। 2011 से 19 पिछले तीनों वर्ल्ड कप में जो होस्ट कंट्री रही है, मेजबान कंट्री रही है, वो जीती है वर्ल्ड कप। यानी ऐसा लगता है कि एक होम एडवांटेज है। आपने बहुत अच्छी बात की कि आईपीएल के बाद ऐसा तो है कि पहले जो ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड, खास करके ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जब इंडिया आते थे तो किस तरह से अडेप्ट करना है उनके लिए थोड़ी मुश्किलात होती थी। अब वो नहीं है, अब वो जान गए हैं किस तरह से कैसी बैटिंग करनी है। उनके सब क्रिकेटर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट इंडिया में खेलते हैं, इंग्लैंड के भी उसी तरह से हैं, कुछ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के भी है। तो आप कह सकते हैं थोड़ा होम एडवांटेज कम हो सकता है। पर मुझे लगता है मेन फैक्टर ये है कि आप कौन सी मैच कहां खेल रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप पूरे देश भर में खेल रहा है। अब आप धर्मशाला लीजिए, न्यूजीलैंड के 2 बड़े मैचेस धर्मशाला में है। उस कंडीशन में वही न्यूजीलैंड बॉलर जो शायद चेन्नई में स्ट्रगल करता, वो धर्मशाला में शायद इफेक्टिव हो जाए, क्योंकि वहां जो वातावरण है उसमें थोड़ी तो मूवमेंट आपको जरूर मिलेगी। नंबर 2, ड्यू फैक्टर। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में और कुछ जो कोस्टल एरियाज है, वहां ड्यू फैक्टर 7 बजे के बाद आ जाता है। मुंबई में भी आता है, आफ्टर 7 o'clock ग्रिप करना मुश्किल होता है, और उसमें कहीं ना कहीं जो टीम बैटिंग सेकंड है उनको एडवांटेज हो सकता है। ये फैक्टर्स मुझे लगता है होम एडवांटेज से ज्यादा है। आप कहां कौन सी मैच खेल रहे हैं। अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो एक महत्वपूर्ण मैच है, मुझे लगता है लखनऊ में है। अब आईपीएल में हमने देखा था लखनऊ की विकेट जो थी थोड़ी स्लो थी, थोड़ी टर्निंग थी, तो आपको लगेगा उसी तरह की अगर विकेट मिल जाए तो इंडिया को थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। तो मुझे लगता है कौन सी मैच कहां खेली जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ज्यादा मैच बेंगलोर और हैदराबाद में खेल रहा है, जहां विकेट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग वीकनेस है, उन अच्छे विकेट्स में शायद वो उभर कर आए। मैंने ये जो नया लड़का उनका है साउथ, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, टेक्निकली वेरी गुड, और अच्छे विकेट्स पर वो रन बना सकता है। तो ये सब फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी टीम कहां इस वर्ल्ड कप में खेल रही है, कौन कितना ट्रैवल कर रहा है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन दीज आर ऑल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, उस पर मैं ज्यादा नहीं दूंगा। लेकिन पिच पर आई डोंट एक्सपेक्ट कि हर जगह आपको एक आइडेंटिकल पिच मिलेगी, और जैसा टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा देयर मे बी अ स्लाइट चेंज, की थोड़ी एक टर्न, एक स्लोनेस आ जाएगी विकेट्स में। मैं एक और बड़ी बात कहूंगा कि ये जो वनडे गेम है ना, ये पावर गेम बन गया है। निखिल ने बात की कि T20 से T50 एडजस्ट करना मुश्किल है, मैं मानता हूं ये 2 अलग गेम्स हैं। लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड ने दिखाया खास करके कि अगर आप वही T20 अग्रेशन T50 में ले जाए तो आपको एक एडवांटेज हो सकता है। आप पहले क्या करते थे, श्रीलंका ने हमें 96 में दिखाया था कि जय सूर्य और कालू वितरना पहले 10-15 ओवर में अटैक करते थे, फिर आप डिफेंसिव होके लास्ट 10 ओवर्स पे फिर से अग्रेशन करते थे। अब क्या होता है, 50 ओवर्स के लिए अग्रेशन। तो ये जो अप्रोच है, टेस्ट मैचेस के लिए भी अग्रेशन आ गया है, क्योंकि बेसबॉल क्रिकेट आ गया है, तो मतलब इंग्लैंड बिल्कुल खेलती है तो बिल्कुल। और जो बैट्स आपके पास है, जो पावर करते हैं, देखिए हमारे कपिल देव ने एक बार मुझे कहा था कि एक चीज वो नहीं करते थे, वो जिम में ज्यादातर वेट्स नहीं करते थे, क्योंकि कपिल देव ने कहा देखिए मुझे जिम में जाकर मैं स्टिफ हो जाता हूं। कपिल देव का पावर का जवाब नहीं है,
जिस तरह का पावर उनका था, बट वो एक नेचुरल पावर था। उनकी जो बैट स्पीड थी, जो उनकी जो आई हैंड आई कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग। अब क्या हुआ है, सब एक तरह से वेट लिफ्टर बन गए हैं। आप उनके मसल्स देखिए। मेरे फादर के जमाने में एक दो स्ट्रेच कर लिए, ऐसे कर दिया कुछ, और वो कहते नहीं नहीं आई एम रेडी। गावस्कर जी मुझे कहते थे कि मुझे जब बैटिंग करनी थी, मेरी फिटनेस क्या थी, मुझे 6 घंटे बैटिंग मैंने कर दी, मेरे लिए वो फिटनेस थी। कितने मुझे कोई 10 किलोमीटर दौड़ना नहीं है। आज के क्रिकेटर जिम में 1 घंटा लगातार लगाते हैं, बट बिकॉज इट इज अ पावर गेम। अब जब पावर आ गई है, और आप इंग्लैंड को देखिए, ये लियम लिविंगस्टन देखिए, माय गॉड, वो जो बॉल मारता है, यू सी दैट काइंड ऑफ प्लेयर हमारे पास, उस तरह का प्लेयर आई डोंट थिंक वी हैव, एंड दैट इज द वन रीजन व्हाई फॉर मी इंग्लैंड रिमेन द फेवरेट्स। इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर द पावर प्लेयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। मैं उस पर भी आ रहा हूं कि हमारे टॉप 4 ये जो मॉडर्न टाइप मसल, आप स्टॉइनिस, जब मैं स्टॉइनिस को देखता हूं, मुझे लगता है ये तो स्टॉइनिस जो है, ये कहीं ओलंपिक में गोल्ड मेडल ना जीत जाए वेट लिफ्टिंग में। उसके मसल्स ऐसी जगह है जहां मैंने सोचा ही नहीं था किसी का के मसल्स होंगे। जी अच्छा, भरत सुंदरेशन जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका जिक्र हमने किया था कि आप थोड़ी देर में आएंगे, और हम जिक्र इसलिए भी कर रहे थे आपका पहले कि सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी की बड़ी याद आ रही थी इस वर्ल्ड कप में जाते हुए। आपने दोनों पर किताबें लिखी हैं, उस पर मैं आऊँगा, उसका जिक्र भी करेंगे। पर अभी हम होम एडवांटेज के बारे में बात कर रहे थे कि क्या वो रियली अब एग्जिस्ट करता है। इतना ग्लोबलाइजेशन क्रिकेट में हो गया है, आईपीएल की वजह से ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं भारतीय पिचेस को समझ गए हैं। उसमें ना एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सोशल मीडिया पे चल रही है, और सिंस आप क्रिकेट पे लिखते रहते हैं, आपने भी ज़रूर ऑब्जर्व की होगी। लोग ये कह रहे हैं कि स्केड्यूल बनाने में एक चतुराई बरती गई है। वो चतुराई ये है कि भारत के जो मुश्किल मैच हो सकते हैं वो ऐसी पिचेस पे रखे गए हैं जो कंपैरेटिवली स्पिन के लिए ज़्यादा फ्रेंडली हैं। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो मैच है वो चेन्नई में है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो अहमदाबाद में है, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो मैच है वो लखनऊ में है। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पर जिसमें कुछ हमें मालूम नहीं, कुछ भी फैक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा है। आप एज ए क्रिकेट राइटर इसको कैसे देखते हैं? सर, पहले तो मैं चाहता हूं कि जो ये शादी है सोशल मीडिया और कॉन्स्पिरेसी का, मेरा खुद का शादी इतना स्ट्रांग रहे यार, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो सोशल मीडिया जहाँ है वहाँ तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज होते ही है, और स्पेशली जब भी इंडियन क्रिकेट को लेके कुछ बात चलता है, तो अगर उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं, बात शुरुआत ही होता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी होगा कि टिकट्स नहीं किए बिकॉज कुछ तो इंडियन बीसीसीआई कुछ कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ वो तो उससे शुरुआत होता है। और स्पेशली अभी तो आपको, जैसे आप बोल रहे थे, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो वहाँ पे और इंडिया के बाहर और भी ये बात चलता है कि कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे बीसीसीआई बिहाइंड द सीन्स, जिसकी वजह से सब एडवांटेज समहाउ इंडिया की तरफ जाता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतना बड़ा कुछ होम एडवांटेज होने वाला है, जैसे राजदीप भी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, बिकॉज कल मैं हैदराबाद में था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का सॉर्ट ऑफ वार्म अप मैच हुआ। वो एक स्टेज तक मैच जैसे लग रहा था, फिर डेविड वार्नर बॉलिंग करने लगे, फिर पता नहीं क्या हो गया वो मैच को। बट लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को यही सवाल पूछा गया था, और उन्होंने बोला कि मे बी 6 साल पहले तक जब ऑस्ट्रेलियन टीम आते थे तो उनको ये सब बड़ा फॉरेन लगता था, इंडिया में आके बैटिंग करना, स्पेशली एक बैटिंग के तौर से। बट अभी आप देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द वाइट बॉल प्लेयर्स जो है उनकी टीम में मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स तो गारंटीड वो लोग इंडिया में रहते ही है। अगर आईपीएल हो जाए, या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो हर साल खेलता ही रहता है, विच आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट, तो मुझे भी ज़्यादा काम मिलते हैं उसकी वजह से। और उन्होंने ये भी बोला कि आप मोस्ट ऑफ द सीनियर प्लेयर्स को देख लीजिए, एटलीस्ट 10-11 टूर ऑलरेडी कर चुके हैं इंडिया में, अलग अलग फॉर्मेट में। अभी मानस लाबुशेन जैसे यंगिश क्रिकेटर आए हैं, बट ऑलरेडी वो इंडिया में आके 2 महीना उन्होंने बिताया टेस्ट सीरीज में। और बिकॉज ऑफ आईपीएल ये लोग काफी इंडियन का, जो पहले क्या होता था, ठीक है पिच कंडीशन से ये है, बट जो कल्चरल एस्पेक्ट है ऑफ प्लेइंग क्रिकेट इन इंडिया, वो ज्यादा समझ नहीं पाते थे। जैसे मैक्सवेल बोल रहे थे, वो हम भी समझते हैं, वो इंट्रिकेसीज जो होता है कि आप ड्यू आ गया या पिच अचानक अलग से बिहेव करने लग गया, वो सब हम कैसे एडजस्ट करेंगे, सब कुछ वो समझ चुके हैं यार। तो उनके लिए एक बड़ा एलियन नहीं लगता है। एंड ऑल्सो ये वर्ल्ड कप ऐसे टाइम पे हो रहा है जब 50 ओवर क्रिकेट में
फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम ऐसा एक थोड़ा नॉवेल्टी है, क्योंकि ज्यादा बायलैटरल सब बड़े खिलाड़ी नहीं खेलते हैं रेगुलरली। तो आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो, वेरी रेयरली ये जो सो बड़े लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा और उनके यहाँ पे वार्नर, स्मिथ, स्टॉइनिस, ये सब साथ में नहीं खेलते हैं ज्यादा। तो और आप देख लीजिए न्यूजीलैंड का ट्रेंट बोल्ट जैसे क्रिकेटर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए है, इट्स लाइक द बैंड कम्स बैक टुगेदर जब भी ये वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वैसा फॉर्मेट हो गया है। तो इन अ वे मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बैक इन द डे जब मैं बचपन में क्रिकेट देखता था या पहले कवर कर रहा था इंडिया में, तो अब मोर और लेस आपको पता था कि वर्ल्ड कप में मेकअप क्या होगा टीम्स का। अभी हमें मोर एक्चुअली इतना सर्टेनिटी से हम बोल नहीं सकते कि यही होने वाला है, which adds to the whole excitement for a change. At a time सब लोग एपिटाफ लिख रहे हैं 50 ओवर क्रिकेट का, एट ए टाइम पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट टेम्पररली लाइफ ब्रीथ हो रहा है ये फॉर्मेट में, ओनली बिकॉज काफी अनप्रेडिक्टेबल बन गया ये। जी, एक सवाल और, वो हम उस पर चूंकि पहले बात नहीं कर पाए, आपका इंतजार हो रहा था। महेंद्र सिंह धोनी पे आपने किताब लिखी है, थोड़ा सा ना एक क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक कैप्टन का रोल क्या हो सकता है, इसको लेकर के अगर आप समझा सकें कि रोहित शर्मा जिन शूज़ में हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेड होगा। महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में क्या कहा था, एक हमारे यहाँ भारत में ये कहावत चलती है कि कोई था जो विकेटों के पीछे से मैच बदल देता था। तो एक्चुअली एक कैप्टन करता क्या है किसी मैच में, बिना अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को अगर एक बार किनारे रख दें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तराजू पर अगर आप रोहित शर्मा को रखते हैं, तो मैं दोनों चीज़ समझना चाहता हूँ, क्या स्पेशल था अबाउट महेंद्र सिंह धोनी एंड रोहित शर्मा में क्या क्या चीज़ें हैं जो कुछ रिफ्लेक्शंस हैं जो अभी वो इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं, ओवरऑल आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी तो है महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में, उनके पर्सनालिटीज को लेके। एंड द ओनली रीजन आई से दैट इज वो लोग दोनों थोड़ा ऐसे स्टेज पे वो लोग कैप्टन बने और ऐसे स्टेज पे उन्होंने होम वर्ल्ड कप में कैप्टनसी किया जहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत लाइव देखा हुआ था। अभी आप रोहित शर्मा को देख लीजिए ऑफ 2023 और अब कंपेयर कर लीजिए 8-9 साल पहले का रोहित शर्मा। वो लाइफ में वो मैच्योरिटी लेवल्स काफी अलग थे तभी, और एक पर्सपेक्टिव आ जाता है ना जब भी आप मिड 30s में आ जाते हो। जैसा मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मेरे में आ गया है, बट मैं बोल रहा हूँ जनरली लोग में आता है, वो शादी होता है, वो फादर बन जाते हैं, तो उनका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है उसकी वजह से, जो सिमिलरली MS धोनी के साथ भी हुआ था बैक इन 2011। एंड होम वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा चैलेंज, स्पेशली जब भी आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हो, कि इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट कि ऑपोजिशन कौन है या ग्राउंड में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे याद है MS धोनी हमेशा बोलते थे कि आप जहां पे भी देख लो, अगर आप हाउस कीपिंग में आपके होटल रूम में कोई आता है, वो भी यही बोलता है कि अरे कुछ भी करके आप वर्ल्ड कप जीत जाना। तो वो जो हमेशा वही एक प्रेशर बना हुआ रहता है सब जगह। आप फैमिली से बात करो, वो भी वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको एक एस्केप रिलीज ही नहीं मिलता है, जो अगर आप होम टीम नहीं हो तो आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आपको एक रिप्रीव मिलता है। तो आई थिंक MS धोनी ने एक चीज कहा था कि हम एक तो आपको जो भी आपको बड़ा वर्ल्ड कप कोई भी स्पोर्ट में जीतना है, तो आपको वो पीरियड में एकदम टीम बन के रहना पड़ता है। तो जो भी आप कर रहे हो सब, एवरीबडी हैज टू बी ऑन बोर्ड, एंड ऑल्सो एक कलेक्टिव बिलीफ का बहुत जरूरत है। तो उन्होंने वो बहुत इंस्टिल किया था उनके टीम पे, और उन्होंने सख्त बोला था अपने फैमिली को और बाकी सबको भी कि देखिए हम जब भी मैच खेलने जाएंगे, हम मैच खेलेंगे, उसके बाद कोई ये मुझे बात नहीं चाहिए कि यार कुछ तो करना है, हमें कुछ भी करके जीतना है। एंड आपको याद होगा 2011 में अच्छा शुरुआत नहीं हुआ था इंडिया का। बांग्लादेश को हराया, फिर एक टाई हो गया, एक साउथ अफ्रीका के साथ हार गए, तो वो टाइम पे थोड़ा बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। एंड ऐसे टाइम पे उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेक श्योर किया था कि टीम हट के रहे बाकी जो एक्सटर्नल नॉइज और एक्सटर्नल प्रेशर से है। इट्स इजियर सेड देन डन जब आप इंडिया में हो, बट कैसे तो उन्होंने वो कर दिखाया। एंड आई थिंक 2011 में एक बड़ा फैक्टर था इज सचिन तेंदुलकर, राइट? सचिन तेंदुलकर का लास्ट वर्ल्ड कप था, सबको पता था कि उसके बाद 2015 तक तो वो खेलने वाले थे। And it helped the team, the Indian team, kind of rally around that, and led by MS Dhoni. If you're not doing, we are doing it for ourselves and the country and the team, but हमें सचिन तेंदुलकर के लिए एक वर्ल्ड कप जिताना है, उनका लास्ट चांस है। I think that kind of was an extra motivating factor, and सचिन तेंदुलकर खुद ने बड़ा रोल प्ले किया था। मुझे याद है सुरेश रैना ने बोला था जब भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हुआ था मोहाली में इंडिया पाकिस्तान का, तो बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थिंग्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स वर कमिंग और वो सब हो रहा था, तो उनका खाना थोड़ा देर से पहुंचा था जो प्लेयर्स का है।
और उनको अभी फील्डिंग करने जाना है, कोई खाना नहीं खाया है, तो एक दो लाइक नेचुरली ग्रम्बल कर रहे थे कि यार हम अभी कैसे करेंगे, बड़ा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल रहे हैं, हमें खाना नहीं मिला है। तो अपेरेंटली सचिन तेंदुलकर ने उनको सबको बोला कि आप खाना खाने आए हो या वर्ल्ड कप जीतने आए हो। तो you had that extremely senior figure in the side in Tendulkar, which kind of Dhoni tapped into, वो जो आइडिया था कि कुछ भी करके हमको तेंदुलकर को जिताना है। जब अभी अब रोहित शर्मा का बात करेंगे कि जैसे मैं बोल रहा था, वो थोड़ा कूल काम कलेक्टेड है। अब मुझे मुश्किल होता है रोहित शर्मा के बारे में बात करना। मेरे प्रोड्यूसर मेरे कान में कह रहे हैं कि रोहित शर्मा होते तो शायद उल्टा कह सकते थे। अच्छा, नहीं मतलब देखिए, मैं जब भी रोहित शर्मा का कोई बात निकालते मुझे इमीडिएटली बोलते हैं उनका नकल निकालने के लिए, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है उनके जैसे नहीं बात करूं और आपको समझाऊं कि रोहित शर्मा की क्यों ऐसे कूल कैरेक्टर है और क्यों मुझे लगता है कि परफेक्ट कैप्टन है इन मेनी वेज की इंडिया को लीड करने के लिए इन अ होम वर्ल्ड कप। आपने जो बात की कि टीम की तौर पर इस टूर्नामेंट के दौरान रहना चाहिए, आप एक एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और बहुत संक्षेप में छोटा जवाब आपसे चाहता हूँ। डू यू थिंक अभी टीम में सब कुछ ठीक है, टीम एक ग्लू की तरह एक टीम बनी हुई है? एकदम, आई थिंक काफी मेच्योर टीम है एंड अभी एक अश्विन जैसे प्लेयर से आने के साथ और भी मेच्योरिटी बढ़ जाता है। तो व्हेन इट कम्स टू वो टीम बिखरा हुआ है या टुगेदर है, मेरे ख्याल से जो मैंने इंडियन टीम्स कवर किया है ये काफी टुगेदर टीम है एंड इन दैट सेंस आपको और बेटर टीम नहीं मिलेगा टू नॉट जस्ट डू वेल इन द वर्ल्ड कप बट टू गो अहेड एंड विन देयर थर्ड वर्ल्ड कप और द थर्ड वर्ल्ड कप फॉर द इंडियन मेंस टीम। ठीक है, अब हॉट फोर पे बात करनी है निखिल, और कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में देख रहे हैं? सबने 3 पे दांव लगा दिया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। लोग बहुत श्योर हैं कि ये 3 तो जा ही रही हैं। ये बड़ा पेचीदा सवाल है। अगर आपके पास टाइम है, मैं वो होम एडवांटेज के बारे में बताऊं, क्योंकि कई लोग जैसे वो कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कंस्पिरेसी थ्योरी होती तो भारत फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में नहीं खेलना चाहता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में नहीं खेलना चाहता। ये 2 मैदान है जहाँ पे तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलती है भारत के अनुसार, तो ये दोनों वेन्यू। अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में नहीं खेलना चाहता क्योंकि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है स्पिन बॉलिंग, हमने देखा है दिल्ली की पिचेस कैसी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लगता है कि उतना नहीं कि आपने टीमों को देखते हुए बनाया। दूसरी बात, क्योंकि हम अक्सर वेन्यूज़ को देखते हैं कि भाई ये ऐसी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है या फास्ट बॉलिंग ट्रैक है, वो बायलैटरल सीरीज़ में ज़्यादा होता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जो मैदान है वो आईसीसी के कंट्रोल में काफ़ी पहले से आ जाते हैं। पिचेस भी जो है वो आईसीसी तैयार करता है। एंडी एटकिंसन जो पिच एक्सपर्ट है वो यहाँ, क्योंकि हमने कवर भी किया था, वो यहाँ काफ़ी महीने पहले आ चुके हैं, भारत का दौरा कर चुके हैं, हर पिचेस देख चुके हैं, जो क्यूरेटर्स हैं उनको ब्रीफ भी कर चुके हैं कैसी पिचेस बननी चाहिए। तो आपने ज़्यादातर आईसीसी वर्ल्ड कप्स देखे होंगे, हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, बैट्समैन फ्रेंडली पिच होती है। अगर रेशियो में मुझे डालना हो 60-40 बैट्समैन फेवर 40, तो आप चाहे चेन्नई जाए, ठीक है ट्रू नेचर ऑफ द पिच आपको मिलेगा, लेकिन चाहे आप चेन्नई जाए, दिल्ली जाए, मुंबई जाए, आपको इस तरह की पिचेस देखने को मिलेंगी। वो बायलैटरल सीरीज में हम टीमों को देखकर अपनी तरह से पिचेस बनाते हैं, वो ना हो। सिर्फ एक पिच है जिस पे मुझे इतना भरोसा नहीं है, वो लखनऊ की है, क्योंकि वो आईपीएल में तो हमने देखा था काफ़ी स्पिन फ्रेंडली थी, उसके बाद रिले की गई है, तो उसके बाद कोई मुकाबला ही नहीं हुआ है। कई बार 2-3 महीने उतने समय नहीं होता कि वो बेहतर हो पाए, तो होम एडवांटेज उस लिहाज से नहीं होगा। दूसरा, भारत को आप देखिए ना, होम एडवांटेज करना होता तो आप नॉर्थ में है तो 1-2 मैचेस नॉर्थ में खिलाते हैं, अब ऐसा नहीं है। आप एक मैच चेन्नई में खेलेंगे, फिर आप दिल्ली जाएंगे, फिर अहमदाबाद आएंगे, फिर धर्मशाला जाएंगे, फिर मुंबई आएंगे, मतलब तो आपको काफ़ी जगह भेजा जा रहा है। तो आई थिंक लक ऑफ द ड्रॉ है, जैसा तैयार हुआ है तो वो एडवांटेज चला गया। हाँ, क्राउड का एडवांटेज, प्लेइंग कंडीशंस का एडवांटेज आपको मिलेगा। 4 टीमें, ये बड़ा पेचीदा सवाल है, सबने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया को तो पिक किया ही है। मैं सारे एक्सपर्ट्स देख रहा था, बल्कि इंडिया इंग्लैंड तो टॉप 2 हॉट फेवरेट चल रहे हैं, बट ये 3 मैं भी इनसे सहमत हूँ। चौथी टीम आप मेरे से कुछ समय पहले बोलते तो शायद मैं पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका को पिक करता, लेकिन अब मैं अपनी चौथी टीम बदलना चाहूँगा वार्म अप मैचेस के बाद। जिस टीम ने मुझे प्रभावित किया है वो है न्यूजीलैंड, क्योंकि अक्सर हम, राजदीप ने पहले शो में कहा कि न्यूजीलैंड वैसी टीम है जिनको कभी कभी कंडीशंस का फ़ायदा मिलता है या उनको कंडीशन चाहिए होती है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। मैं भी कुछ उसी तरह से उनको आंकता आया था, लेकिन जो न्यूजीलैंड अभी आपको दिखा रही है ना, मैं उनकी टीम को देखता हूँ, मुझे कोई कमी नहीं नज़र आती। उनके पास क्या नहीं है, हर पोजीशन के लिए, हर रोल के लिए
जो हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल प्लेयर, वो उनके पास भरमार है। हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के पास ऐसे बहुत खिलाड़ी है और स्पिनर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया की कमी फिर भी है, हम बोल देते हैं भाई स्पिनर्स उस लेवल के नहीं है, हो सकता है मैक्सवेल उनके दूसरे स्पिनर हो। आप न्यूजीलैंड के देखिए, मिचेल स्टैंटनर शायद मैं हैरान नहीं होऊंगा सबसे इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन स्पिनर बनकर निकले। शानदार स्पिन गेंदबाज हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। रचित रविंद्र जो हैं वो तो उनको 11 में जगह तक नहीं मिलेगी, वो बैटिंग ऊपर करके वो रन बना रहे हैं। तो आई थिंक न्यूजीलैंड से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ उन वार्म अप मैचेस में, और मैं अपने चौथी टीम को बदलना चाहूँगा। मैं न्यूजीलैंड को देखता हूँ वो उन 4 टीमों में आते हुए। सैंडी ब्रो। इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। अब कल वाला मैच चलिए, मतलब भरत भाई ने बताया कि आखिर में वो मैच रहा नहीं, तो समझ में नहीं आया कि वहाँ हुआ क्या। पर मैं पाकिस्तान पे दाव लगाना चाहूँगा। मुझे पाकिस्तान पे भरोसा है कि वो सेमीफाइनल तक तो जा रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से उसकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। उनके पास मिडिल ऑर्डर में इफ्तिकार का जो फॉर्म है ना, वो बहुत उनके लिए बहुत गुड साइन है। टूर्नामेंट से पहले इफ्तिकार का फॉर्म, बाबर आजम भरोसेमंद बल्लेबाज, तो टीम का स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है। और अभी भले शादाब खान का समय ठीक नहीं चल रहा है, पर मैं मान के चलता हूँ कि वर्ल्ड कप में एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप, जैसे अभी निखिल भाई ने बोला कि सेंटनर का रिकॉर्ड ज़बरदस्त रहेगा, अच्छे विकेट्स निकालेंगे, पर मुझे उम्मीद है कि रिस्ट स्पिनर्स काफ़ी विकेट निकालेंगे। पर हर टीम में हम देखेंगे तो एक रिस्ट स्पिनर के पास कम से कम 12-13 के आसपास विकेट या 14-15 के रेंज में रहना चाहिए, और वो हर टीम में होगा। तो शादाब उनके पास है, वो टीम मुझे बहुत काफ़ी लग रही है कि बैलेंस टीम है, वो टीम लंबे रेस में जाएगी। उसामा मीर आ गए उनके, उसामा उनको मीर लास्ट मोमेंट लेके आए, बट जबरदस्त बढ़िया। तो इसलिए मुझे पाकिस्तान पे ज्यादा भरोसा हो गया। और उसके अलावा आप बाकी 2 टीम की बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या है ना कि वो एक हवा है जिसको आप ना नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भाई मेरी ये टीम हर वर्ल्ड कप में फेवरेट रहेगी जब तक अंटिल अनलेस ऑस्ट्रेलिया अपने बहुत बुरे दौर में ना चले जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम का फिक्स है कि वो हर वर्ल्ड कप इवेंट से या किसी आईसीसी टूर्नामेंट से पहले हॉट फेवरेट के तौर पे अपने आप को दावेदारी पेश कर देती है। इसके बाद चौथी टीम की बात करोगे, मुझे इंग्लैंड को लेकर थोड़ा डाइसी हूं मैं, मतलब मैं बहुत श्योर नहीं हूं, क्योंकि उनका अटैकिंग क्रिकेट बहुत बढ़िया, बहुत ट्रू पिचेस मिलेंगे। इंग्लैंड बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करेगी, उसमें वो टारगेट 450 करेंगे और 300 के आसपास बनाएंगे। लेकिन जो इंडिया में अगर हल्का से, जैसे लखनऊ वाली पिच के बारे में इन्होंने कहा, या फिर हो सकता है अगर टूर्नामेंट के शुरुआत में भले पिचेस ट्रू रहे, पर जैसे टूर्नामेंट धीरे धीरे अपने उत्तरार्ध में जाना शुरू करेगा, सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट पिचेस स्लो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मैं इंग्लैंड से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं कि मतलब एक बार जब आपको वो ट्रू नेचर नहीं मिलता ना टेस्ट मैच में भी। इंटरेस्टिंग बात कह रहे हो आप, क्योंकि 9 नंबर तक बल्लेबाज है उनके पास। उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उनके पास सबके पास, जैसे सूर्य कुमार यादव वाली जो दिक्कत थी ना, 5वें गियर पे ही गाड़ी चल रही है, उन सबकी गाड़ी में 5वां नंबर का ही गियर है। 1-2 नंबर का गियर, वो उन्हें रियलाइजेशन है इस चीज का कि हमारे पास 1-2 या 3-4 नंबर गियर पे खेलने वाला खिलाड़ी नहीं है, तभी वो जो रूट पे वापस जाते हैं, तभी वो एक बार फिर से बेन स्टोक्स की तरफ देखते हैं कि भाई बेन स्टोक्स को टीम में रहना चाहिए। 8वें नंबर पर सैम करन आते हैं उनके यहाँ, जो हम आईपीएल में 3-4 पे कभी कभी 1 डाउन में उनको भेज देते हैं, ओपनिंग के लिए भी भेजा, ओपनिंग भी भेजा हुआ है। उसके बाद वोक्स आते हैं जो भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। वो आदिल रशीद कई बार 11 पे भी बैटिंग करते हैं, उनकी भी 5 कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरीज हैं। क्या बात, उनकी हाँ। राजदीप जी के पास एक बार मैं जान रहा था, टॉप 4 राजदीप जी आप बताइए, फिर मुझे इंडिया पाकिस्तान के मैच पे आपसे थोड़ी बात करनी है। देखिए, टॉप 2 मेरे साफ हैं। टॉप 2 मेरे हैं इंडिया और इंग्लैंड। मैं समझता हूं 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में लगान 2.0 होने वाला है। ये मुझे लगता है होने वाला है, क्योंकि ये बेस्ट 2 टीम्स है। देखिए, इंग्लैंड की टीम बहुत मजबूत है। जैसे आपने बैटिंग की बात की, उनके पास आदिल रशीद बहुत अच्छे स्पिनर है। थोड़ा सेकंड स्पिनर का सवाल उठ सकता है। मोइन अली इज नॉट द सेम आई थिंक दैट ही वाज। उसको आप 7-8 रन आराम से उसके ओवर्स में निकाल सकते हैं, लेकिन जो उनकी बैटिंग है वो कोई भी टोटल चेस कर सकती है। और इनके बैट्समैन बटलर वगैरह जो है वो इंडियन विकेट्स पर बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इंग्लैंड एंड इंडिया आर माय टॉप 2 टीम्स। उसके बाद निखिल से मैं सहमत हूं, न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड टीम। उनके पास 2 जो खासियत जो निखिल ने कहा, और मैं समझता हूं बेटर देन सैटनर इज ईश सोदी। अगर मैं किसी क्रिकेटर को आउटसाइडर मानूं जो विकेट्स लेगा, वो है सोदी। सोदी इज अ बिगर विकेट टेकर देन सैटनर, और बड़ी अच्छी बॉलिंग डाल रहा है। जो कुलदीप यादव जिस तरह से डाल रहा है, इंप्रूवमेंट मैंने इस सऊदी में देखी है। आप उसकी लाइन और लेंथ देखिए, हिज वेरिएशन। मैं उसको इंग्लैंड में भी देख रहा था ड्यूरिंग दैट T10, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग डाल रहा है। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड मेरी तीसरी टीम है।
ऑस्ट्रेलिया पर मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि उनके जब अगर ट्रेविस हेड वापस नहीं आ पाए, उनके पास उस तरह का अटैकिंग बैट्समैन, केवल डेविड वार्नर इज नॉट द डेविड वार्नर ऑफ 5 years ago। तो ट्रेविस हेड की उनको बहुत जरूरत पड़ेगी, और उनका सबसे बड़ी दिक्कत है उनके पास स्पिनर जो है जैम्पा, हाँ विकेट्स लेता है, अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में एक मैच में उन्होंने 113 रन अभी दिए। ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड, एंड विदाउट अ गुड स्पिन अटैक इन इंडिया आई डोंट थिंक यू कैन विन अ वर्ल्ड कप। तो अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आई वुड नॉट पुट ऑल माई मनी ऑन ऑस्ट्रेलिया इवन रीचिंग द सेमीफाइनल्स। दे में सो माई डार्क हॉर्स, और हर वर्ल्ड कप में एक डार्क हॉर्स होता है, और मेरे लिए ये सिंड्रेला टीम है, मैं चाहता हूं वो अच्छा करे, वो है साउथ अफ्रीका। yes, Pakistan is a good team, but Pakistan without नसीम शाह, उनका जो अटैक है उस पर मुझे बहुत डाउट है। उनका भी जो टॉप स्पिनर है शादाब, वो टू मेनी रन्स देता है फॉर अ टॉप क्लास स्पिनर। तो आई वुड गो विथ साउथ अफ्रीका एज माय डार्क हॉर्स, क्योंकि यार समय आ गया है, बहुत उन्होंने झेल लिया वर्ल्ड कप में। कई वर्ल्ड कप्स हुए जो वो बहुत करीब थे फिर भी जीत नहीं पाए। आई लाइक द लुक्स, दे प्ले स्पिन वेल नाउ। उनके पास भी वही कमी है केशव महाराज के अलावा। वेल, शमशी इज नॉट, यू नो, समटाइम्स व्हेन ही इज गुड बट नॉट द ग्रेटेस्ट। बट वो मेरे दिल से मैं कह रहा हूं, अगर मैं दिमाग से कहता तो मैं और निखिल मुझे लगता है एक पेज पे है, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, विद एन इंडिया इंग्लैंड फाइनल एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और उसके बाद आप देखिएगा कौन जीतता है, वो बात अलग है। दैट इज ऑन द डे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू, एक आखिरी बात, अफगानिस्तान एक दो मैच जीत लेना तो मजा आएगा। यू नो, कोई ना कोई टीम को आप देखिएगा, एक या दो बड़े टीम को अफगानिस्तान अपसेट करेगा। दैट आई हैव नो डाउट दैट अफगानिस्तान विल गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप आफ्टर हैविंग बीटन वन ऑफ दीज 4 बिग टीम्स। ये 4 टीमों में से एक को अफगानिस्तान हराएगा। सो यू नो, एक्सेप्ट नेदरलैंड्स, एंड दैट्स द जॉय ऑफ दिस वर्ल्ड कप, एक्सेप्ट नेदरलैंड्स, बाकी 9 टीम अपने दिन में किसी को भी हरा सकती है। और क्रिकेट बड़ा, यू नो, यू जस्ट कम फ्रॉम अ वर्ल्ड कप में 2019 में क्या था वो बाउंड्री काउंट रूल पे आप टूर्नामेंट जितवाते हैं यार। 1975-79 टूर्नामेंट के शुरुआत में यू न्यू वेस्ट इंडीज वुड विन। 83 में भी ऐसा लगा था, बट इट वाज द अल्टीमेट सिंड्रेला अंडरडॉग स्टोरी आप कहेंगे। उसके बाद 3-4 वर्ल्ड कप्स ऐसे हुए जहां यू आर नॉट क्लियर फेवरेट कौन है। 99 और 2011 में क्लियर था कि ऑस्ट्रेलिया वाज द टॉप टीम। 2011 में भी क्लियर था कि इंडिया वाज द बेस्ट टीम। 2015 में रिलेटिवली क्लियर था, मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया वर द बेस्ट टू, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। 2019 में यू कुड आर्ग्यू दैट, यू नो, इट वाज इंग्लैंड हु वाज प्रोबेबली बेटर देन द रेस्ट इन इंग्लिश कंडीशन। 2023 का वर्ल्ड कप बहुत ओपन है। ये जो 4 टीमें हैं, 5 टीमें हैं, इनमें से कोई भी जीत सकता है। You know, Pakistan, I would like, मेरे बहुत पाकिस्तानी दोस्त मुझे कहते हैं you are not giving us the same, but they are too dependent on Babar in batting and too dependent on Shaheen Shah in bowling। आप 2 क्रिकेटर पर टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, उनके पास वो 11 नहीं है जो, पर इंडिया के सामने मैच होगा उनका, आप जानिए। the same players against India will raise their performance, so that Ahmedabad wicket, anything can happen, boss। एक आखिरी सवाल राजदीप, फिर आपको जाना है, मुझे मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस के समय जैसी राइवलरी हमारी जनरेशन देखती है, उसमें कई बार थोड़ा सा कलुष भी आ जाता है, कई बार वो ओवर द टॉप चली जाती है, कई बार ट्रोलिंग तक चला जाता है कि हारिस रऊफ एक भारतीय खिलाड़ी से मिल लिए तो उस पर ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगी, किसी ने दोस्ताना तरीके से अपने पाकिस्तानी खिलाड़ी को गले लगा दिया। सब लोग नहीं, कुछ लोग ट्रोल भी करने लगते हैं। दूसरा अलग तरह की राइवलरी, जब आप 18 साल के थे और 83 का वर्ल्ड कप देख रहे थे, उस समय वो राइवलरी उसी कमोबेश, उसकी तस्वीर कमोबेश ऐसी थी या कुछ अलग थी इससे? बहुत अच्छा सवाल है। मैं 83 से पहले आपको ले जाता हूं 1979 में। पहली बार मैं इंडिया पाकिस्तान की मैच देखने गया, मुंबई में टेस्ट मैच थी, और मैं जाता था मैच देखने, नेट्स को देखने। मैं जहां बैठता था सुबह 8:30 बजे मैं पहुंच जाता था, क्योंकि मेरा फेवरेट क्रिकेटर, मैं कहूंगा अगर कोई था उस जमाने में, वो था जावेद मियांदाद। अब वो एक ऐसा, आज तो विलन बन गया वो छक्का जब उसने चेतन शर्मा को मारा, लेकिन
उस मैच के बाद मैं बहुत छोटा था, मैं ऑटोग्राफ, तब हम ऑटो सेल्फी नहीं लेते थे, ऑटोग्राफ, तो मैं होटल चला गया, ताज होटल में रह रहे थे, इतने इंडियंस वहां केवल वो ऑटोग्राफ लेने के लिए जो लाइन थी, जो आज आपको सलमान, शाहरुख या किसी की पिक्चर के लिए जो लाइन मिलती है, वो इंडियन फैंस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ, और लड़कियों की तो अलग लाइन थी इमरान खान को मिलने। तो एक लाइन थी इमरान खान को मिलने और दूसरी लाइन थी मेरी, जो जावेद मियांदाद जैसे क्रिकेटर्स की ऑटोग्राफ लेनी। इतना एक उत्साह था इंडियन फैंस में पाकिस्तानियों के लिए। उसके बाद पिछले 30 सालों में एक कड़वाहट आई है, सच बताता हूं मैं। अब ये जो क्रिकेटर जाते हैं ना, सैनिक की तरह जाते हैं, जैसे उनको बैटलफील्ड में हम ले जा रहे हैं और कोई गन के AK-47 की जगह उनको बैट में हाथ में दिया, या कोई बुलेट की जगह बॉल दिया। मैं वास्तव में मैं थोड़ा क्रिकेट का रोमांटिक हूं, तो उस जमाने में उन क्रिकेटरों में राइवलरी थी, और पाकिस्तानियों के अंपायर तो हमेशा हमको हराने में लगे हुए थे। आप जानते हैं 78-82 में किस तरह की अंपायरिंग उन्होंने की, पैड पर लगा तो आउट ही देते थे। पर एक मुझे लगता है एक कामराडरी थी प्लेयरों में, और क्राउड, और एक लगाव था। वो लगाव अब नहीं रहा, अब दुश्मनी हो गई है। और इस दुश्मनी के इसलिए मैं अहमदाबाद नहीं जा, निखिल जाए, मजा करे, वहां रिपोर्टिंग करे। मुझे इंडिया पाकिस्तान मैच ग्राउंड पर नहीं देखना, मैं टीवी पर जरूर देखूंगा। मुझे हॉकी में 10 गोल इंडिया ने मारे, मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरे जमाने में जब 18 साल का था, 17 साल का था, 82 में, ये पाकिस्तानियों ने 6 गोल हमारे खिलाफ मार दिए थे एशिया कप में। तो वो मुझे हॉकी देखने में पसंद है। ये क्रिकेट में ये निखिल नाज के जमाने ने ये सब कुछ जंग में बदल दिया है। और ये जंग बोल रहे, मौका क्या क्या एड्स आप लगाते हो हिंदी न्यूज चैनल्स और ये हिंदी टीवी पर, जंग होगी, अल्टीमेट राइवलरी, तब हम मजा लेते थे इंडिया पाकिस्तान मैच में, वही जोश था। लेकिन ये जंग का माहौल जो अब आ गया, उससे मुझे पसंद नहीं है। आई फील सॉरी फॉर द टीम दैट विल लूज। इतना प्रेशर बेचारे प्लेयर्स में आता है। गुड थिंग इज, आई होप दैट वी नो दिस इज नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान दिस वर्ल्ड कप, इट इज अबाउट विनिंग द वर्ल्ड कप। और मैं चाहता हूं कि भारत वो इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, निखिल, लगान 2.0। नहीं, बट ना ग्राउंड रियलिटी राजदीप इससे अलग है, क्योंकि राजदीप ने कुछ उदाहरण दिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपने जैसे बात की प्लेयरों के बीच, आप अक्सर देखते हैं, आपने विराट कोहली को हालिया देखा होगा, क्योंकि मैं वहां पे था। प्लेयर के बीच दुश्मनी नहीं, फैंस के बीच। बट फैंस के, मैं आपको राजदीप आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले एशिया कप हुआ जो हुआ UAE में, दुबई में। उन दोनों जगह में मौजूद था। UAE में मुझे इतने इंडियंस और पाकिस्तानी मिले जो दोस्त थे, जो ऑफिस में एक साथ काम करते थे। मैंने कई इंटरव्यूज भी किए जो अवेलेबल भी होंगे, क्योंकि UAE एक ऐसी जगह है जहाँ इंडियन पाकिस्तानी एक ही साथ काम करते हैं, एक ही दफ्तर में होते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे आए हैं एक साथ जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि देखिए हम आए हैं मैच देखने, और हमारी शर्त यह है कि जो टीम जीतेगी भाई वो आज हमको रात का खाना खिलाएगा। तो अगर पाकिस्तान जीती, ये मेरा दोस्त है, इसने प्रॉमिस किया है जहां जो रेस्टोरेंट मुझे पसंद है वहां खाना खिलाएगा। अगर इंडिया जीती तो मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ऐसे कई लोग मुझे मिले। ऑस्ट्रेलिया में आप यकीन नहीं करेंगे, मेलबर्न में जो मुकाबला हुआ था भारत पाकिस्तान का, शायद लाइव क्रिकेट में वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैचेस मैंने देखा है। इंडिया की विन परसेंटेज 3% पे आके गिर गई थी। फिर विराट कोहली वो शानदार पारी खेलते हैं, छक्के लगाते हैं, हारिस रऊफ को 2, वहां से भारत जीतता है वो मुकाबला। पैक्ड हाउस, 100,000 पीपल इन मेलबर्न, पैक्ड हाउस, 50-50% डिवाइडेड पाकिस्तान इंडिया। मैं टीवी शो कर रहा हूं, उसके बाद खड़े होके पाकिस्तानी फैंस आए। मुझे लगा भाई अगर मैं ये सोच सकता हूं, अगर मैं भारतीय फैन होता, उतना मुकाबला, करीबी मुकाबला जो हम जीत रहे थे वहां से हारूंगा, तो शायद मैं अपनी टीम को गालियां निकाल देता ऑन एयर। पाकिस्तानी फैंस मुझे मिले, वो इंटरव्यूज हैं जो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुश हैं, पाकिस्तान हार गया, थोड़ा दुख है, लेकिन विराट कोहली ने जो नॉक खेला है ना, हम विराट के इतने बड़े फैन हैं, मजा आ गया हमें। विराट की घर पाकिस्तान में पैसा वसूल है, वी डोंट माइंड, हम ये मैच हारे, ये कहा है लोगों ने। सर मुझे निकलना है, लेकिन उसके पहले मैं 2 कहानियां बताता हूं। एक तो आपकी वायरल जाएगी। एक देखिए, निखिल ने कहा वो सही है, लेकिन ये इंडिया के बाहर होता है। ये जब ये ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, दुबई में ठीक है, जब आप अहमदाबाद में खेलोगे, स्टैंड विल बी 99% इंडियन। आप पाकिस्तानियों को वीजा भी नहीं दे रहे हो। मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनको वीजा नहीं मिला, क्रिकेट के प्रेमी है, तो 99% इंडियन होगा। एंटायर पाकिस्तान को हराना है, एक बैकड्रॉप बन गया है कि किसी भी हालत में ये सब
इंग्लैंड, ये सब जब आप इंग्लैंड में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ये दोस्ती होती है। एक बट दो कहानियां आपको। नंबर 1, मैं 2004 में पाकिस्तान जाता हूं, बड़ी अच्छी टूर थी, ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड बहुत खातिरदारी हुई इंडियन क्रिकेटरों की। लाहौर में इंडिया और पाकिस्तान की एक फाइनल ओडीआई हुई और उसी तरह से राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ ने वो मैच हमें जिताई। हमें 2 दिन का वीजा मिला था, मैं अपने बेटे को ले गया था, 8-9 साल का था। हम लोग बैठे थे और हमारे चारों तरफ पाकिस्तानी फैंस थे। जैसे ही इंडिया जीता, एक पाकिस्तानी फैन चाचा आता है, तो बड़ा फेमस उनका चाचा है, वो मुझे पाकिस्तानी फ्लैग देता है मेरे बेटे के हाथ में और कहता है यार ये आप रख लो, यू आर द बेटर साइड, वेल प्लेड। और कुछ मेरे पाकिस्तानी दोस्त मुझे फूड स्ट्रीट पर वहां कबाब खिलाने ले जाते हैं और मेरा बेटा जो था 9 साल का, उसने पाकिस्तान फ्लैग डाल के वो एक तरह से अपने आप में कस्टम से भी, जब हम इमिग्रेशन से वाघा बॉर्डर से आ रहे थे, वो फ्लैग लेके आया क्योंकि उन्होंने कहा पाकिस्तानी चाचा ने मुझे दिया जब इंडिया मैच जीता। और वही झंडा उसने अपने दीवार पर रखा था। मैं तो डर गया कहीं मुझे आज एंटी नेशनल कह दे अगर कोई पाकिस्तानी झंडा अपने घर में रखते। नंबर 2, और ये सबसे मजेदार कहानी है जो मुझे एक इंडियन क्रिकेटर ने कही, नाम में नहीं बताऊंगा, 92 की बात है, शारजा में तब हुआ करते थे बड़े बड़े मैचेस इंडिया पाकिस्तान, और एक मैच वहां हुआ था। उस मैच में दाऊद इब्राहिम थे और उस समय कैमरा दाऊद पर लगा रहता था क्योंकि दाऊद वाज अ पार्ट ऑफ कराची सोशल सेलिब्रिटी सर्किट, फिल्म स्टार्स वगैरह उनको मिलने जाते थे, क्रिकेटर भी मिलने जाते थे। और एक क्रिकेटर से दाऊद ने संपर्क किया और उस रूम में 92 बिफोर मुंबई ब्लास्ट था, ताकि आप जाने, सितंबर 1992, और वो क्रिकेटर्स दाऊद से मिले और दाऊद ने उनको कहा यार कुछ भी हो ना, कुछ भी हो, पाकिस्तान को आपको हराना है और अगर आप हराओगे आई विल गिव ईच ऑफ यू अ टोयोटा कार। आप सोचिए, दाऊद इब्राहिम जो आज एंटी नेशनल टेररिस्ट मोस्ट वांटेड है इस देश का 93 ब्लास्ट के बाद, 92 सितंबर में इंडियन क्रिकेटर से बात करके कहता है यार कुछ भी होना पाकिस्तान को हराना है, मैं आपको टोयोटा कार दूंगा। ये था वो जमाना, अब अलग जमाना है मेरे दोस्त। ऑन दैट नोट, चूंकि हम पहले अपनी समय की सीमा को पार कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया भरत हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए थे, मुंबई से राजदीप थे और स्टूडियो में मेरे साथ संदीप सिन्हा और निखिल नाज। आप सभी का शुक्रिया, आपने समय दिया। लल्लन टॉप क्रिकेट शो का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और जिन बातों से डिसएग्री करते हैं प्लीज़ अपना डिसएग्रीमेंट कमेंट बॉक्स में जाहिर करिए ताकि अगले एपिसोड में जब हम बात करें तो आपकी कही हुई बात को भी शामिल कर सकें। शुक्रिया, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।